अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्टर वाइज पीएसएक्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि सेक्टर वाइज के हवाले से बताएं कि सेक्टर वाइज कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो हमारे पास अहमियत रखते हैं और वो मौजूद हैं और उनमें किस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं और उनके ऊपर पीएसएक्स के इंडिकेटर्स का किस तरह का इन्फ्लुएंस होता है। तो आज उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है यहाँ पर। तो सेक्टर असल में कंपनीज का एक ग्रुप होता है, यानी कि एक ही टाइप का जो बिजनेस करती हैं कंपनीज, उन्हें एक सेक्टर कहा जा सकता है। यानी कि वो एक साथ एक नंबर ऑफ ग्रुप एक कह लें कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में काम करते हैं तो उन्हें एक सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास मिज़ान बैंक है, आपके पास एचबीएल है, बीओपी है और ये सारे बैंक्स हैं, तो इनको कहा जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस का सेक्टर। इसी तरह से ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी, पीपीएल, एचयूबीसी, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास लकी सीमेंट, डीजी खान, पीआईओसी। तो इस तरह करके आपके पास टेक्नोलॉजी एंड आईटी में कुछ कंपनीज मौजूद हैं। फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर के अंदर कुछ कह लें कि कंपनीज मौजूद हैं। फार्मास्यूटिकल्स में है, टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट में है। अब ये लिमिटेड नहीं है सेक्टर्स, दे आर नंबर ऑफ सेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ पर्टिकुलर और अहम सेक्टर जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहती है उसके हवाले से यहाँ मेंशन किया। अब इसमें जो कंपनीज हैं वो एग्जांपल के लिए हैं। ऑब्वियसली उनके फंडामेंटल्स को आप खुद देखेंगे, चीज़ों को करेंगे और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। हर जो सेक्टर है उसका इकोनॉमी के हिसाब से जो अलग परफॉर्मेंस होता है वो आता है। अगर आप सही सेक्टर चुन लेते हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो बढ़ भी सकता है और अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट की हो तो वो कम भी हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिकल साइकिल्स के इसके अकॉर्डिंगली जो आपके कह लें कि ये सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इसका कैसे इम्पैक्ट आता है। तो जो आपकी इकोनॉमी है ये एक साइकिल में चलती है, कभी ग्रोथ, कभी स्लो डाउन, कभी रिकवरी। ठीक है, तो 3 फेजेस चल रहे होते हैं, यानी कि ग्रोथ का फेज, स्लो डाउन होने का फेज और फिर आपके पास कह लें कि रिकवरी का फेज। अब जब रिकवरी है उसमें जो बैंकिंग, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन है ये उसके अंदर बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। वजह क्योंकि इनके अंदर उस वक्त में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो लोग ज़्यादा लोन्स लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोन्स की बोरोइंग बढ़ जाती है, नए प्रोजेक्ट्स ये चीज़ें अनाउंस करती हैं, इनकी कोलैबोरेशंस बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से इन सेक्टर्स के अंदर उस वक्त में जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो बढ़ जाता है और आप तब इन स्टॉक्स को बाय करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। अब आप अगर एक्सपेंशन के पीरियड के अंदर बात करें, यानी जो ग्रोथ पीरियड होता है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, लोग ज़्यादा इसको उस टाइम पे खरीद रहे होते हैं जब आपका इकोनॉमिक साइकिल एक्सपेंशन की तरफ हो। जब आप पीक एंड बूम की बात करें तो उसमें एनर्जी, रियल एस्टेट डिमांड पर पीक पर होते हैं तो इस वजह से उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा होता है। जब स्लो डाउन और रिसेशन की बात करते हैं तो यूटिलिटीज़, फार्मास्यूटिकल्स, यानी जैसे जंग वगैरह के हालात होते हैं और इस तरह की सिचुएशन में फिर लोग यूटिलिटीज़, फार्मास्यूटिकल्स की तरफ और फूड वगैरह की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी तरफ मूव कर जाते हैं ताकि वो एक सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। और क्योंकि उसकी अब आपको इसको इन चीज़ों को इस तरीके से ही देखना है कि आपके पास जोन सा साइकिल चल रहा होगा उसके दौरान में लोग किस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उस सेक्टर के अंदर जो है कह लें कि इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आप उसके अंदर उसकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं तो आप फिर वहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान करेंगे। अब हम अगर सेक्टर वाइज जो है कुछ फंडामेंटल्स को देखना चाहें, उनको किस तरीके से देख सकेंगे तो उसको देखते हैं। किसी भी सेक्टर में जब भी आपने इन्वेस्ट करना है तो उसके फंडामेंटल्स आपने ज़रूर देखने हैं। आपने रेवेन्यू ग्रोथ को देखना है। जिस
सेक्टर में आप जा रहे हैं, अभी हम सेक्टर वाइज कंपटीशन देख रहे हैं, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे। यानी आप चाहते हैं कि मैं इस वक्त सीमेंट सेक्टर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, या मैं इस वक्त फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट करूं, या मैं फार्मास्यूटिकल में करूं, तो आप उन सेक्टर्स के दरमियान, अब सेक्टर में वो तमाम कंपनीज जो उसके अंदर परफॉर्म कर रही हैं उनके तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने उसकी रेवेन्यू ग्रोथ देखनी कि क्या इसकी जो सेल्स हैं वो हर साल बढ़ रही हैं इस सेक्टर की। फिर आपने देखा है प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से उनको कंपेयर करना है डिफरेंट सेक्टर्स को, कि ये कितना जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है कि मुनाफा जो है वो महंगाई के बावजूद कितना देती है। इसी तरह से आपने डेट लेवल यानी कि जो लोन्स हैं, अगर सेक्टर पर ज़्यादा कर्ज है, यानी अगर जैसे कि पावर सेक्टर होता है तो हाई इंटरेस्ट रेट्स में नुकसान होता है पावर सेक्टर को, तो आपने उन चीज़ों को भी देखते जाना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो देखनी है कि क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर को, क्या इसके हवाले से कोई सब्सिडी आनी है, कोई एक्सपोर्ट हेल्प आनी है, कोई टैक्स के कट्स होने हैं, तो उसको भी देखना है। जैसे अगर अभी की बात की जाए, फ्लड सिचुएशन आई, तो फ्लड सिचुएशन के बाद यही था कि हमारे पास जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसके लिए इंसेंटिव्स आने थे, उसके लिए सब्सिडीज़ आनी थी, उसके लिए लोन्स को कम किया जाना था प्राइसेस को, ताकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री में उस चीज़ को रिकवर किया जा सके। तो ऑब्वियसली फिर उसमें जो है सेल्स बढ़ेंगी, उसमें सेल्स बढ़ेंगी तो और वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतर अपॉर्चुनिटी समझी गई। और ऑयल एंड गैस के हवाले से और एनर्जी के हवाले से इस वक्त हमारी जो कह लें मुल्क है वो दूसरे ममालिक के साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, तो वहाँ पर भी एक डिमांड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बात आ जाती है फ्यूचर डिमांड की। तो आपने ये भी देखना है कि जो इस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद उसकी ज़रूरत कितनी रहने वाली है। क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी से ताल्लुक़ रखने वाला सेक्टर है, क्या वो फिनटेक से ताल्लुक़ रखने वाला सेक्टर है, एग्रीकल्चर से, तो उसकी बेसिस पे भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी फिर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर कह लें फार्मास्यूटिकल है, तो ऑब्वियसली एजिंग पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। IT है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, स्केलेबल है, एनर्जी है, हमेशा ज़रूरत रहेगी, लेकिन एनर्जी के अंदर जो है वो सर्कुलर जो डेट है उसका इशू रहता है, तो उसको भी कंसीडर करके आपने चलना है। अब अगर हम ये बात करें कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर हैं इस मतलब जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन से होंगे जो इसको इम्पैक्ट करते हैं सेक्टर को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो है उन ट्रेंड्स पे फोकस करना चाहिए जो लंबे अरसे तक चलें। अब वो क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इससे ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, हम बहुत सारे लोगों ने, अब ये जो जनरेशन्स आती हैं बेसिकली, तो आपने बूमर जनरेशन से लेके आज जनरेशन 2025 में जनरेशन बीटा शुरू हो चुकी है, तो बीच में जेनजीज आए हैं, मिलेनियल्स आए हैं, जनरेशन अल्फ़ा आई है। सो इस सब में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई है। रेडियो से टेलीविज़न, टेलीविज़न से मोबाइल फ़ोन से आज एक AI बेस का जो एक पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो चलती जा रही है। तो इसके हवाले से ये आगे भी अगर चलेंगी, और ऑब्वियसली चलेंगी, तो उसमें आपको ये समझ आता है कि टेक्नोलॉजी हो गई, IT एक्सपोर्ट्स हो गई, टेलीकॉम कंपनीज हो गई, उनके हवाले से जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है पहले उनको समझना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कितने बड़े लेवल की थी। फिर देखना है कि जो आपके यहाँ के सेक्टर्स हैं, जो उसमें मौजूदा कंपनीज़ हैं, वो किस लेवल का काम कर रही हैं। अगर वो काम कर रही हैं आज से 30 साल पुराने वाला, तो हो सकता है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा ना हो, लेकिन अगर वो काम कर रही हैं ऐसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आने वाले वक्त में ज़रूरत होंगे, तो फिर आप उन कंपनीज़ के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो उसके हवाले से कंज्यूमर गुड्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर जो है आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन के हवाले से आप सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज़, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को अगर आप देखना चाह रहे हैं, उसके ट्रेंड को देख रहे हैं, तब फिर आप एनर्जी और इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं तो फिर आप फर्टिलाइज़र, एग्रीटेक जो हो गया, फूड प्रोसेसिंग के जो कैलिन सेक्टर्स हैं, फिर आप उनमें इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि आपने जब कंपेयर करना है सेक्टर वाइज, अब डिफरेंट सेक्टर्स को आपस में कंपेयर करना है, तो आप किन रेशोज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो जो वैल्यूएशन रेशोज़ हैं वो उससे मालूम हो जाता है कि कोई सेक्टर महंगा है इस वक्त या सस्ता है। तो कोई सेक्टर महंगा है या सस्ता है, उसके लिए सबसे पहले आप P/E रेशो देखते हैं। इसके ऊपर हम ब्रीफली डिस्कशन कर चुके हैं। फंडामेंटल शायद एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये तमाम वीडियोस शामिल हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि P/E रेशो कैसे निकाली जाती है। तमाम रेशोज़ जो हैं इन पे
पे अलग अलग एग्जांपल्स के साथ मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं कि कैसे निकाली जाती हैं, क्या मालूमात मिलती है, कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, वो सब कुछ मौजूद है। तो इस वक्त मैं इसको समराइज कर देती हूँ कि जो P/E रेशो है ये आपकी जो शेयर प्राइस वर्सेस जो अर्निंग है, यानी कम हो, यानी शेयर प्राइस आपकी वर्सेस अर्निंग जो है उसमें अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको बताती हैं कि अगर लोअर PE है तो अंडर वैल्यूड होती है कंपनी, यानी आपके पास वो सस्ती है, चीप है, अपनी जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उससे कम पे मिल रही है, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, आप सेक्टर वाइज P/E देखते हैं और फिर आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अगर किसी कंपनी का P/E 4 से 12 में चल रहा है तो आप देखेंगे एक सेक्टर का 4 होगा, एक का 8 होगा, एक का 12 होगा। अब जिसका 12 है ऑब्वियसली वो ओवरबॉट हुआ हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई पे गया हुआ है और वो करेक्शन लेगा। तो अगर आपने 12 वाले में इस इन्वेस्ट किया है तो और वो किसी वजह से करेक्शन लेता है तो आपके उस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं, हो सकता है किसी एक आध कंपनी पे इम्पैक्ट ना पड़े क्योंकि वो कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट ला रही हो या कोई नई अनाउंसमेंट इस टाइप की हो, वरना अदरवाइज पूरे सेक्टर पे इम्पैक्ट जब पड़ते हैं तो वो फिर आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ देखने को मिलती हैं। लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, पर शॉर्ट टर्म के अंदर आपको उसके अंदर पेशेंस रखना भी पड़ता है और फिर आपको लॉसेस भी बाज़ों का देखने को मिलते हैं। और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं तो उनके लिए तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती हैं। P/B रेशो की बात की जाए तो जो मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू इसको देखा जाता है इसके अंदर, और ये अगर 1 से कम हो तो चीप, यानी कि फिर आप बाय करते हैं, अदरवाइज आप रुक जाते हैं। डिविडेंड यील्ड आप देखें कि कैश रिटर्न वर्सेस डिविडेंड कितना आ रहा है, तो आप देखते हैं कि हाई यील्ड जो स्टेबल, जिस भी कंपनी की सेक्टर की हाई यील्ड है, यानी कि वो जो है वो स्टेबल इनकम्स देते हैं, वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं वो सेक्टर्स। इसमें ऑयल एंड गैस भी आ जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज़ हैं, KMI 30 बेस्ड कंपनीज़ होती हैं और वो आपको अल्टीमेटली अच्छे रिटर्न्स दे देती हैं। अब जब हम रिटर्न्स की बात कर ही रहे हैं तो फिर रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया, जहाँ पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं उसका कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है, ये चीज़ें पता चलती हैं। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो मतलब अच्छा है, तो उसके हिसाब से अब सेक्टर वाइज जो है इन रेशोज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम डिविडेंड बेस्ड स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए जो डिविडेंड्स हैं वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो फिर आप देखें जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, फातिमा फर्टिलाइजर हो गया। अब इसमें मैं इस वक्त शरिया बेस्ड और नॉन शरिया बेस्ड बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको प्रेफर हमेशा शरिया बेस्ड को करना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, आप अपने इस्लामिक स्कॉलर्स के उसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप बात कर सकते हैं। यहाँ मैं यही कह सकती हूँ कि आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर में फातिमा फर्टिलाइज़र इस वक्त बहुत अच्छा है, एंग्रो आपके पास बहुत अच्छा है, पावर सेक्टर में HUBC है, KMI 30 का स्टॉक है, बैंकिंग के अंदर मिज़ान बैंक अवेलेबल है जो शरिया बेस्ड है और ये आपके पास ये भी KMI 30 के अंदर भी मौजूद है, और पाकिस्तान डिविडेंड 20 का भी स्टॉक है। यानी इनमें से बहुत ये तमाम कंपनीज जो हैं वो आपको स्टॉक वो भी प्रोवाइड कर रही हैं, डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही हैं और अच्छे गेंस भी रिटर्न करती हैं। तो अगर हम इसके अलावा बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो अभी आपने सिस्टम का एक बूम देखा, क्योंकि सिस्टम जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है। तो जब भी मुल्क के हालातों को देखते हुए अगर आप ये बात करें कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से गुड न्यूज़ आती हैं, तो उस वक्त में सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसके अलावा अगर हम ये देखें कि आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए होती है तब ही आप ओब्वियसली डिविडेंड पेइंग सेक्टर्स की तरफ जाते हैं, और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि डिविडेंड की हमने पीछे कंपनीज़ की बात कर ली, अब अगर हम ग्रोथ बेस्ड कंपनीज़ की बात करें तो वो कंपनीज़ जिनमें आप चाहते हैं कि मुझे डिविडेंड ना मिले लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 years to 5 years मुझे मल्टीप्लायर्स के अंदर जो है मुझे मेरी अमाउंट जो है वो ग्रो कर जाए, तो फिर आप अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम डाइवर्सिफिकेशन को इसके साथ को रिलेट करें तो वो कैसे करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए। तो आप सारे पैसे एक ही सेक्टर में नहीं डालेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो आप 50,000 रुपये की करना चाहते हैं, तो आप 4 से 5 सेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ़ सेक्टर्स जो अवेलेबल हैं आप उन सब की वैल्यूएशन रेशोज़ को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेंगे कि इन 4 से 5 सेक्टर्स में मैंने अगले 1 से 2 साल 3 साल 4 साल इन्वेस्ट करना है। अब उनमें फिर आप अपनी पर्टिकुलर कंपनीज़ को अलग अलग सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप इसमें 10,000 रुपये जो है वो अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये आप बैंकिंग में डाल दें, 10,000 एनर्जी के सेक्टर में, 10,000 सीमेंट में, 10,000 IT में, 10,000 फर्टिलाइजर में। तो अब ये आपकी एक डाइवर्सिफिकेशन बन गई है। आप इसके थ्रू स्टेबिलिटी, ग्रोथ और जो आपका बैलेंस है उसको मेंटेन रख पाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो क्या है,
मार्केट डायनामिक्स के अंदर वर्क कर रही होती है, तो हर वक्त एक सेक्टर एक्टिव होता है। तो अब आप उसमें क्या करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट गिरने पर जो बैंक्स और सीमेंट हैं वो अच्छा चलते हैं, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑयल की जब प्राइसेस बढ़ती हैं तब रिफाइनरीज ओएमसीज जो हैं वो ऊपर जा रही होती हैं, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के दौरान जो यूटिलिटीज़ हैं या कह लें कि एफएमसीजीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो हर 6 महीने के बाद जो आपके मैक्रो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि जो आपके मुल्क की कंडीशन चल रही है, उसको देखते वक्त आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग करके सेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं, उसी में रहना चाहें तो उसमें भी रह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके अंदर रिस्क क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हर सेक्टर के अपने खतरे मौजूद होते हैं। अगर बैंकिंग की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्रॉफिट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब अगर इस तरह की पॉलिसीज़ आएंगी जिनमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली जो उस कंपनी से बैंक से लोन लेने वाले लोग हैं वो लोन नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे लोग। जब ज़्यादा लोग लोन नहीं लेंगे तो बैंक की से प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगी। जब बैंक की प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही तो अल्टीमेटली बैंक का जो सेक्टर है उसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट कम होती है। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि 5 से 10 साल में ये सभी चीज़ें यहाँ पे वर्क कर जाती हैं। एनर्जी में सर्कुलर डेट आता है, ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसी तरह अगर हम सीमेंट के हवाले से बात करें तो जो एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंस्ट्रक्शन जो जब स्लो डाउन हो जाती है या गवर्नमेंट कुछ क्रैकडाउन्स कर रही होती है नई सोसाइटीज़ के को अगेंस्ट, तो उस वक्त में आपको इसके अंदर भी एक स्लो डाउन पेस नज़र आता है। टेक की बात की जाए तो जब रेगुलेशंस या डाटा इश्यूज़ आते हैं तब इसके ऊपर एक कह लें कि ये नेगेटिव में जा सकते हैं स्टॉक्स। फार्मा के हवाले से जब गवर्नमेंट की जो प्राइस कंट्रोल की पॉलिसीज़ आती हैं कि आप इस प्राइस से ज़्यादा पर जो है मेडिसिन को नहीं सेल करेंगे, तब फार्मा के अंदर जो स्टॉक्स की प्राइसेस हैं वो गिरती हैं। तो रिस्क समझते हुए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे और सेक्टर वाइज अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, तो आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होंगे जिससे अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी उम्मीद होती है। अगर बात करें डिसीजन चेकलिस्ट की, तो आपने किन चीज़ों को जहन में रखते हुए चलना और क्या सवालात होते हैं जो आपको खुद से चेक करने चाहिए। ग्रोथ के हवाले से आपने देखना है कि डिमांड क्या है 10 साल के बाद भी, क्या ये स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है कि सेक्टर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहा है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं था कि 3 साल पहले ये सेक्टर जो था वो बिल्कुल ज़ीरो था और अब जो है ये किसी प्लेटफॉर्म पे, या ऐसा तो नहीं था कि बीच में इसने अचानक कोई साइकिल्स लिए हैं कि 2 साल अच्छा चला, 2 साल नहीं चला, फिर 2 साल चला। अगर वो 2 साल अब अच्छा है तो अब वो किस उसमें क्या ये अगले 2 साल चलने वाला है या नहीं। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं। तो इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की जाए तो आपने देखना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के हवाले से जितनी पॉलिसीज़ आती हैं उसमें कितनी परसेंटेज पॉजिटिव की या नेगेटिव की चल रही है। डिविडेंड देखना है कि ये कंपनीज जो है वो रेगुलर कैश रिटर्न्स देती हैं या नहीं देती। इनोवेशन देखनी है कि कंपनीज कहीं कंसिस्टेंट तो नहीं हो गई हैं, या मतलब कंसिस्टेंट इन सेंस के स्टेगनेंट तो नहीं हो गई हैं बेसिकली, कि अब वो मज़ीद कुछ ना इनोवेट कर रही हूँ, वो क्या नई टेक्नोलॉजीज़ में अपनी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ ला रही हैं या नहीं। तो इन तमाम 4-5 चीज़ों को जब आप पॉजिटिवली देखेंगे और ये अगर सारे सवालात आपके किसी सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्रैक कर लिया होगा सेक्टर को, फिर आपको उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर हम कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स 2025 से 2035 तक 10 साल तक की कुछ चीज़ें देखें, इसमें आप अपने एनालिसिस खुद ज़रूर करेंगे, ये मेरी पर्सनल चॉइस हो सकते हैं लेकिन आपने इनमें खुद देखना है। अब इसके हवाले से यह है कि बैंकिंग सेक्टर में जो कह लें फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, इस्लामिक बैंकिंग की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। और ओवरऑल हमने कल भी जो बात की, मॉर्गन स्टैनले जैसी कंपनीज जो शरिया नॉन शरिया को नहीं देखती वो मिज़ान बैंक को अपने इंडेक्स में रख रही हैं, जिससे फाइनेंशियल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर उसका मिज़ान बैंक के अंदर उनका इंटरेस्ट है। तो फिर आपको तो होना चाहिए अपने लोकल यहाँ पर मौजूद होने के बाद। अगर इस तरह से टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सिस्टम लिमिटेड ने इतना अच्छे रिटर्न्स और एक ग्रोथ बेस अप्रोच इस साल दिखाई है, सो आप उसमें देख सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो ये आपका एक फर्टिलाइज़र बेस्ड कंपनीज हैं और इसमें कंपनीज भी 2 से 3 ही हैं, तो आप उनको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। उसके हवाले से हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कह लें कि जो उनकी कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन तीनों को कंपेयर किया था कि कौन से सेक्टर किस तरीके इस फर्टिलाइज़र सेक्टर में कि ये किस तरीके से कौन सी कंपनी परफॉर्म कर रही है। एनर्जी के हवाले से फिर आपके पास बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो KMI 30 में भी मौजूद हैं।
और उनको आप देख सकते हैं जो डिविडेंड यील्ड भी उनकी बहुत अच्छी है। फार्मास्यूटिकल का सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें अभी डिमांड भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इसके अलावा डिमांड के साथ साथ नई प्रोडक्ट्स और इनोवेशन भी देखने को मिलती हैं। साथ ही क्योंकि हम कह लें कि एक ऐसा कंट्री है जो अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग ग्रोथ अभी चल रही हैं और चलती रहेंगी। तो आप इन तमाम सेक्टर्स को फॉलो कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनकी रेशोज़ को कैलकुलेट कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लें। जैसे अगर कोई शख्स जो है उनकी 50,000 या 60,000 की अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो इसके अकॉर्डिंगली उसको प्लान करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फाइनल टेक अवेज की बात करें तो जब आपने कोई भी सेक्टर देखना है तो आपने उसकी लॉन्ग टर्म नेशनल इंपॉर्टेंस देखनी है कि आपके मुल्क में उसकी इंपॉर्टेंस क्या चल रही है। आपने देखना है कि वो अर्निंग्स किस तरीके से दे रहा है, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देखना है, उसके एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को देखना है, उसके लोन्स को देखना है, उसकी पॉलिसी रिस्क को देखना है। अपने पोर्टफोलियो को हर 6 से 12 महीने में जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसको अगर एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो वो करेंगे। आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, 5 से 10 साल के हॉरिजन को कम से कम लेकर चलेंगे। और अगर बात की जाए कि PSX का जो सेक्टर है उसमें आप अपने परफॉर्मेंस को उसके हवाले से गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं और ग्लोबल कमोडिटी ट्रेंड्स जो हैं, इन तमाम चीज़ों को देख के चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप एक अच्छे रिटर्न के साथ अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, जिसके मकसद से आपने यहाँ पर PSX में इन्वेस्टमेंट को शुरू किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।